हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। परिवहन होता क्या है? ऐसे तो हम लोगों ने अभी तक सुना है कि परिवहन के साधन में, जैसे कि हम यातायात के साधन हुआ, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो जिस साधन का उपयोग करते हैं वो परिवहन के साधन कहलाते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसकी परिवहन की आवश्यकता होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता होती है। तो वो किस प्रकार होता है? जैसे कि हम लोग ने आहार नाल में पढ़ा था कि भोजन खाते हैं, भोजन जब मुख गुहा से प्रारंभ करते हैं खाना, तो वहाँ से भोजन का अवशोषण होता है, यानी इलियम भागों में, आहार नाल के विभिन्न भागों में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, जिससे हमें पोषण प्राप्त होती है। लेकिन अगर क्या उस पोषण को अगर हम विभिन्न अपने जो है शरीर के अन्य कोशिकाओं के पास अगर हम नहीं पहुंचाएं, सभी कोशिकाओं के पास अगर हम नहीं पहुंचाएं, तो क्या हमारी कोशिकाएं जीवित रह पाएगी? नहीं। उसे अनवरत हर पल हर कोशिकाओं को भोजन की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है। तो आहार नाल से पोषण की तो अवशोषण हो जाती है, लेकिन अवशोषण होने के बाद अगर वहीं स्थिर रह जाए तो हमारी प्रत्येक कोशिकाओं को पोषण प्राप्त नहीं हो पाएगी, ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो वो कोशिकाएं हमारे शरीर के हर पार्ट, चाहे कोई भी सजीव हो, सजीव के शरीर के हर कोशिका को पोषण हमेशा लगातार हर पल मिलते रहना आवश्यक है। तभी वो अपने जीवित रहने के लिए जो आवश्यक उपापचयी क्रियाएं हैं, जो आवश्यक क्रियाएं हैं, वो कर पाएगी। जीवन जीने के लिए सजीवों को क्या आवश्यकता है? क्योंकि बहुत सारे उसकी जीवित रहने के लिए क्रियाएं करनी पड़ती है। सांस लेना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, ग्रहण करना, ये सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। हमारे प्रत्येक सेल, चाहे वो पौधा हो चाहे कोई भी सजीव हो, प्रत्येक सेल के पास प्रत्येक सेल ये सारी क्रियाएं करती है, और ये सारी क्रियाओं करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं के पास अगर ये नहीं पहुंचाया जाए तो उसका कोई उपयोग ही नहीं रह जाएगा, और वो सारी कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी। तो हमारे कोशिकाओं को अनवरत पोषण मिलने के लिए उसे पोषक पदार्थों को परिवहन की आवश्यकता होती है। और वहाँ परिवहन होने के बाद बहुत सारे हर एक जीव में, हर एक कोशिकाएं कुछ अनुपयोगी पदार्थ, कुछ हानिकारक पदार्थों का जो है स्राव भी करता है, उसका उत्सर्जन करना भी आवश्यक है। तो हर कोशिकाओं से जो हानिकारक पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ जो निकलते हैं, उसको बाहर निकालना भी अति आवश्यक है। तो उसको बाहर निकालना और शरीर के सभी भागों तक पोषक तत्वों को पहुंचाना ही परिवहन के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार पौधों में भी पदार्थों का परिवहन होता है। जैसे जल का अवशोषण, पौधे जो है जल का अवशोषण कहाँ से करते हैं? अपने मूल रोम के द्वारा अवशोषण करते हैं। और वो इतनी ऊंचे पेड़ के पास कैसे पहुंच जाता है ना? ये सोचने की, जैसे कि हम लोग को छत के ऊपर टंकी लगी हुई होती है, ज़मीन से अगर पानी को ऊपर पहुंचाना पड़ता है तो क्या होता है, हम मोटर का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या यहाँ कोई मोटर लगा हुआ है कि इतनी ऊंचे पेड़ के ऊपर शिखर तक क्या होता है, पानी पहुँच जाता है? तो ये किस प्रकार पहुँचता है, आज हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग पादपों में परिवहन, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पादपों में परिवहन। परिवहन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों का, या जो जीवन जीने के लिए उसकी आवश्यक पदार्थ है उसका स्थानांतरण करना, ले जाना और ले आना, ढोना, है ना, परिवहन। जैसे हमारे शरीर में, हम मनुष्यों के शरीर में तो होता ही है, सभी जीवों के शरीर में भी होता है, लेकिन पादपों में ये किस प्रकार होता है, इसकी चर्चा आज की जाएगी। देखिए, हमने बताया था कि एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर अंग बनते हैं, और एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, और कई उत्तक मिलकर के एक अंग बनाते हैं, और कई अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कौन कौन से अंग तंत्र पढ़ा?
अभी हम लोगों ने पढ़ा है पाचन तंत्र, फिर इसके बाद पढ़ा है पाचन तंत्र के बाद पढ़ा है श्वसन तंत्र, और आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन तंत्र, है ना। ये कई ऊतक मिल करके जब किसी कार्य को करते हैं तो एक अंग तंत्र बनाते हैं, है ना। तो जैसे मनुष्यों में भी परिवहन तंत्र होते हैं, कई अंग मिलकर के इस काम को पूरा करते हैं, उसी तरह पादपों में भी कई ऊतक मिलकर के, कई अंग मिलकर के इस काम को परिवहन के कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए पादपों में भी एक प्रकार के परिवहन तंत्र पाया जाता है ना। देखिए आज हम लोग अभी शुरू करते हैं पढ़ने कि पादपों में परिवहन होता कैसे है ना। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि पानी जो है जड़ से ऊपर कैसे पहुंचता है। 9th क्लास वाला जो हम जाइलम एंड फ्लोएम का जो वीडियो डाले हुए हैं आप लोग के इस चैनल पे, सक्सेस बाय पूर्णिमा चैनल पे, जाइलम एंड फ्लोएम का एक एक वीडियो अलग अलग डाले हुए हैं, ज़रा उसको एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बार उसको देखिएगा प्लीज़। देखिए अब ये जो है परासरण विधि द्वारा, है ना, जल का अवशोषण कैसे होता है, परासरण विधि द्वारा। ये परासरण होता क्या है, परासरण होता है जैसे कि हम मान लीजिए कि कोई कभी आप लोग देखें, आप लोग किए भी होंगे, चना जो है पानी में हम डालते हैं तो वो फूल जाता है ना। किशमिश अगर पानी में डालते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है। क्यों फूलता है, क्योंकि ये तरल जो है, ये जल जो है, ये किशमिश है। किशमिश के अंदर जो बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, वो गाढ़े रूप में हैं, और ये जल जो है इससे पतला है। तो विसरण का ये नियम ही है कि वो पतला से गाढ़े घोल की तरफ विसरण करता है ना। पतला से माने कम ये से सांद्र से अधिक सांद्र की तरफ जाता है। सांद्र का मतलब गाढ़ा, कम गाढ़ा से अधिक गाढ़ा की तरफ वो चलता है। तो उसी तरह ये जल के जो पौधे के जो हेयर्स हैं, मतलब रूम है, उस रूम में क्या होता है, ये देखिए मिट्टी है, ये मिट्टी के अंदर जो क्या होता है, मिट्टी के अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो पानी को कैसे सोखता है, वो इसके हेयर्स जो है, इसके जड़ के जो मूल रोम है, वो वहाँ से पानी जो है क्या करते हैं, विस्परासरण के द्वारा, यानी कि इस जड़ में बहुत सारे खनिज पदार्थ भी हैं, तो उस जल से क्या होगा, जल से गाढ़ा होगा। तो जब ये गाढ़ा होगा तो गाढ़ा से पतला से गाढ़ा की तरफ खिंचाव होगा, है ना। जैसे कि ये किशमिश वाले में, चना वाले में खिंचाव होता है, उसी तरह पतला से गाढ़े की तरफ, यानी कम सांद्र से अधिक सांद्र की तरफ खिंचाव होगा। और खिंचाव होने के बाद देखिए यहाँ हम समझते हैं, देखिए खिंचाव होने के बाद ये जाइलम को देता है, और ये जाइलम जो है कहाँ ले जाता है, पत्तियों एवं ऊपर तक अन्य भागों तक ले जाता है ना, सभी भागों तक ले जाता है जाइलम। यहाँ से पूरे शरीर में, इसके पौधे के पूरे पार्ट में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये पूरे यहाँ तक पूरे भाग में ले जाता है, और यहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल जो है निकलता है। 90% जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा निकल ही जाता है। 10%, मात्र 10% जितना जल को यह अवशोषित करता है, उसका 10% ही पौधे अपने कार्यों में अपने उपयोग के लिए उपयोग कर पाते हैं। देखिए ये रूट हेयर है। रूट हेयर क्या होता है कि जैसे कि पौधों के जो जड़ का जो मूल रोम है वो अवशोषित करता है जल को, और जल को अवशोषित करके किसको देता है, जाइलम को। अब ये जाइलम क्या करता है कि जाइलम जो है पत्तियों तक, पत्तियों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। और यहाँ कहाँ पाया जाता है भाई, पत्तियों के भाग, सपोज दैट ये पत्तियाँ हैं, और पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है। स्टोमाटा जब ओपन होता है तो क्या होता है, यहाँ से जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल निकलता है। जब जल निकलता है तो यहाँ दबाव बढ़ेगा, इसी तरह दबाव बढ़ता है, और यही क्रिया अनवरत बनी रहती है ना। इस तरह होता है पौधों में जल का ट्रांसपोरेशन, यानी जल इस प्रकार चढ़ता है। ये हो गया जल किस प्रकार पौधों में ऊपर चढ़ता है। और कुछ चीज़ें खनिज लवण भी चढ़ते हैं, है ना। जल तो पढ़ लिए आप लोग, समझ गए कि जल किस प्रकार ऊपर चढ़ता है, जाइलम के द्वारा। थोड़ा सा जाइलम और फ्लोएम
एक बार जाइलम ऊतक फ्लोएम ऊतक का वीडियो एक बार देख लीजिएगा और अच्छी तरह से। ऐसे तो हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि जल किस प्रकार ऊपर चढ़ता है। अब देखिए एक और चीज़, खनिज लवण यानी कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें जो है मिट्टी से पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। जब अवशोषित करते हैं मिट्टी से तो किस प्रकार से अवशोषित करते हैं, आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। और पौधे के जड़ों के जो है कोशिका झिल्ली जो है, मैंने कोशिका झिल्ली 9th क्लास में कोशिका झिल्ली भी पढ़ाया है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, अर्धपरागम्य झिल्ली है। ठीक है, कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है और वो उसमें कुछ चीज़ें जो है पार करके घुसती है। तो उस दौरान जब आयन इसमें से अवशोषित होकर के ऊपर जाता है तो उस समय क्या होता है, वो उसमें ऊर्जा का व्यय होता है। ऊर्जा का व्यय होता है तो जिस अवशोषण में ऊर्जा का व्यय हो, ऊर्जा का खर्च हो, उसे बोलेंगे सक्रिय, है ना, उसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन यानी सक्रिय। आप देखिए यहाँ तक तो सारा सभी पौधों के सभी जड़ों जल एवं खनिज लवण पहुँच गया। ठीक है, लेकिन अब पत्तियों में भी तो भोजन बनेगा, पत्तियों में भोजन बनेगा तो वो किस तरह सभी भागों के पास पहुँचेगा। देखिए जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर लेकर खिंचाव करता है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है, ऊपर से नीचे और दाएं बाएं सब जगह जो है अपना भोजन को विस्तार करता है, सब वितरण करता है। देखिए ये हुआ फ्लोएम और ये हुआ जाइलम। देखिए जाइलम क्या हुआ, जाइलम जो है नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है। अब बगल में ही तो होता है जाइलम, जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन बंडल के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। तो जैसे ही देखिए इस प्रक्रिया में होता क्या है, यहाँ पर पत्तियों में तो सुक्रोज बना है ना, जैसे हम लोगों में ग्लूकोज बनता है ना, लेकिन पत्तियों में क्या बनता है, भोजन किस रूप में इकट्ठा रहता है, बनता है सुक्रोज के रूप में। ठीक है, यहाँ सुक्रोज बना और सुक्रोज जैसे ही फ्लोएम में आया, फ्लोएम में आने की क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ आया और जैसे ही फ्लोएम में आएगा तो ये क्या हुआ, जाइलम से जो है पानी इसमें परासरण क्रिया के द्वारा, परासरण क्रिया के द्वारा फ्लोएम में पहुँचेगा। जब यहाँ फ्लोएम में पहुँचेगा तो इसमें दबाव होगा ऊपर से, जब दबाव होगा तो ऊपर से नीचे जो है सुक्रोज का बने बनाए भोजन का परिवहन होगा और उसके अंग में पहुँचेगा। देखिए विभिन्न अंगों तक पहुँचेगा। इसमें जब जल जो है जाइलम से जब फ्लोएम में जाता है तो इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो फल खाते हैं वो क्या है, जो हम लोग फल खाते हैं वो पौधे का स्टोरेज है, स्टोरेज पार्ट है। जैसे कि हम लोग बरसात के दिनों में बरसात के दिनों के लिए भोजन इकट्ठा करके कहीं रख लेते हैं। जैसे कि हम लोग खेतों में भोजन उपजाते हैं तो क्या करते हैं, जब उसमें अधिक मात्रा में भोजन का उत्पादन होता है तो हम अपने घर में स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब हमारा बरसात का मौसम होगा, जब खेती का मौसम नहीं रहा तो उस समय हम उसका यूज करते हैं। उसी तरह पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, बनाने के क्रम में क्या करते हैं, जब अधिक मात्रा में उसमें बहुत सारा पत्तियाँ हो जाती हैं, जब वो बहुत सारा भोजन बनाने लगते हैं तो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता से अधिक का भोजन का निर्माण करने लग जाते हैं। जब आवश्यकता से अधिक भोजन का निर्माण करने लगते हैं तो अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं। एक ड्रम, जैसे हम लोग ड्रम में इकट्ठा रखते हैं, उसी तरह वो क्या करते हैं, छोटे छोटे अलग अलग पॉकेट की तरह संरचना बना करके उसमें अपना इकट्ठा करने लगते हैं। जब इकट्ठा करते हैं तो उसके बने बनाए भोजन को जो इकट्ठा करके रखता है उसी को तोड़कर हम लोग खाते हैं और हम लोग बोलते हैं ये फल है ना, उसे फल के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पादपों में परिवहन। तो इसमें पादपों में परिवहन में दो प्रकार के जो है ऊतक काम करते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है, जो जल का अवशोषण में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया महत्वपूर्ण होती है।
पौधे अपने अवशोषण किए हुए जल का सिर्फ 10% भाग ही अपने कार्यों में, अपने उपयोगों में लगाते हैं। बाकी 90% जो है अपने पत्तियों के द्वारा, अपने स्टोमाटा के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं। विभिन्न पौधे अलग अलग मात्रा में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को निष्कासित करते हैं, है ना। और फिर से एक बार देखें कि जल जो है किस विधि द्वारा चढ़ता है ऊपर, परासरण विधि द्वारा। कोशिकाओं में क्या होता है, अधिक सांद्र होता है विलयन और कम सांद्र पानी होता है। कम सांद्र से अधिक सांद्र में वितरण होता है, यानी चलन जो है अवशोषित जो है अधिक सांद्र विलयन कम सांद्र विलयन को अवशोषित करता है। और इससे जो दबाव बनता है ऊपर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, जो ऊपर दबाव बनता है उससे पानी ऊपर चढ़ता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पानी चढ़ता है। और खनिज लवण जो है, खनिज लवण आयन के रूप में जाइलम ऊतकों के द्वारा ऊपर पहुंचता है, पौधों के विभिन्न भागों पर के पास पहुंचता है। और पौधे जो है बने बनाए भोजन किस रूप में बनाते हैं, बना के रखते हैं, सुक्रोज के रूप में। लेकिन हम लोग के कोशिकाओं के पास किस रूप में और स्टोरेज रहता है, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। तो सुक्रोज के रूप में जब पत्तियों में भोजन बना के इकट्ठा रखते हैं तो पत्तियों से फिर जाइलम में, फ्लोएम में आता है, फ्लोएम में फिर इस प्रक्रिया में ऊर्जा व्यय होती है, जिसे हम लोग सक्रिय ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद जो है जाइलम में क्या होता है, जाइलम से फिर उसमें जल आता है, किसकी विधि द्वारा, परासरण विधि द्वारा। और जल से जब दबाव बनता है तो पौधे के विभिन्न भागों तक जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ सुक्रोज पहुँचता है और पौधे उसका उपयोग करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा किस प्रकार, इसे रसारोहण भी बोलते हैं, इस प्रक्रिया को रसारोहण भी बोलते हैं। तो परिवहन किसे कहेंगे, तो एक सिंपल सी भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं परिवहन किसे बोलते हैं कि उपयोग हम हमारे पोषक तत्वों को या हमारे कोशिकाओं, हमारे शरीर की या सभी जीवों की कोशिकाओं को के पास पोषक तत्वों को पहुंचाना एवं उसमें जो है उससे उत्सर्जित अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही की क्रिया को हम लोग परिवहन, जीवों में परिवहन कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में बताइएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट भाग जो है जो इसमें बचा होगा उसको पढ़ा जाएगा और जंतुओं में परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, अच्छा से पढ़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।